हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और अगर अभी तक नहीं हुए हो तो हो जाओ यार व्यस्त। किसका इंतज़ार कर रहे हो? तुम्हारा क्लास 9th का सेशन स्टार्ट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारे क्लास 9th NCERT बुक साइंस का चैप्टर 1 जो कि है मैटर इन आर सराउंडिंग्स। और आज है इसका लेक्चर नंबर 1। तो ये वीडियो CBSE स्टूडेंट्स तो देख ही सकते हैं, उसी के साथ साथ अगर आप किसी ऐसे अदर स्टेट बोर्ड से हो जहां पर NCERT के सिलेबस को फॉलो किया जाता है प्लस वो इंग्लिश मीडियम है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले ना उस चैप्टर का जो टाइटल है उसमें जो दो मोटे मोटे वर्ड यूज होते हैं ना, मतलब 2 या 3 मोटे मोटे वर्ड यूज होते हैं, अगर हम उनका मतलब समझ के चैप्टर के नाम का मतलब समझ जाते हैं ना, तो हमें उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मिल जाती है कि आखिर उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है मैटर इन आर सराउंडिंग्स, इसमें मुझे 2 मोटे मोटे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो जरा उनको एक बार अंडरलाइन कर देता हूं मैं। एक वर्ड दिखाई दे रहा है ये मैटर, दूसरा वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये मैटर और सराउंडिंग्स होता क्या है। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैटर को हिंदी में, मतलब मैटर की डेफिनेशन कि वो है क्या, उसको हिंदी में थोड़ा समझा देता हूं मैं तुम लोगों को, फिर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन भी देखेंगे। मैटर ऐसी वो हर चीज जिसका कुछ ना कुछ भार होता है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, वो मैटर है। अंग्रेजी में बोले तो यहां से देखता हूं मैं, यहां से लिखता हूं, अच्छा लगेगा। एनीथिंग that can occupy space and has mass is known as matter। चिंता मत करो, इस डेफिनेशन का हर एक वर्ड बताऊंगा तुम लोगों को। इसमें सबसे पहले एनीथिंग, यानी वो हर चीज, दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेर सकती है। ऑक्यूपाई का मतलब है घेरना, स्पेस का मतलब है जगह, तो वो हर चीज जो कुछ ना कुछ जगह घेर सकती है। एंड हैज मास, और जिसका कुछ ना कुछ भार है। भार का मतलब 10 किलो, 15 किलो, 40 किलो, 100 किलो, जिसका जितना भी भार हो वो मास कहते हैं उसको साइंस की भाषा में। तुम जैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वेट बोलते हो ना, उसे साइंस की भाषा में मास कहते हैं। और साइंस की भाषा में जो वेट है ना, वो कोई और चीज होती है, वो एक तरीके की फोर्स होती है जो तुम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। क्योंकि शुरुआत से ही दिमाग का दही करके चलने लग गए ना, तो फिर आगे जाके कुछ समझ नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल चैप्टर 1 के लिए तुम इतना समझो कि भार, जिसे तुम वेट कहते हो रोजमर्रा की जिंदगी में, साइंस की भाषा में एक्चुअल में वो वेट नहीं होता, मास होता है। मास कहते हैं उस चीज को। तो वो हर चीज जिसका कुछ ना कुछ भार होता है और जो कुछ ना कुछ जगह घेरती है, इज नॉन एज, उसी को हम कहते हैं मैटर। ठीक है, मैटर का मतलब पता चल गया, उसकी डेफिनेशन पता चल गई। अब आपने कहना है कि ठीक है सर, आपने ये बता दिया कि मैटर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, अब आप उसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स बता दो हमें। क्योंकि हमें ये तो पता चल गया मैटर होता क्या है, ये तो पता चले कि ऐसी कौन सी चीज है हमारे आसपास में जो मैटर है। बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कैमरा जिस पे मेरी वीडियो बन रही है, हम सभी ह्यूमंस, इंसान, और तुम कह सकते हो कि ये जो बोर्ड जिस पे मैं लिख रहा हूं, ये स्केच जिससे मैं लिख रहा हूं, एटसेट्रा, जिस घर में तुम रहते हो, जिस कमरे में तुम बैठे हो, जिस बेड पे तुम बैठे हो, जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, ये सब कुछ मैटर है। क्योंकि ये सब चीजें कुछ ना कुछ जगह जरूर घेर रही हैं और इनका कुछ ना कुछ भार जरूर है। और यही सब चीजें मैटर है। और इसके अलावा जितनी भी चीजें तुम्हारे आसपास में है वो सब मैटर है। इवन एयर यानी हवा भी मैटर है। हवा भी मैटर है, क्योंकि हवा
भी जगह घेरती है, हाँ वो जगह उसने बहुत सारी घेर रखी है और हम महसूस क्यों नहीं कर पाते उसके भार को, उसके जगह घेरने को। तो ये तुम अभी जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे ना, तुम्हें इन सभी सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। यही तो इंटरेस्ट है साइंस पढ़ने का, कि तुम्हें अपने लाइफ से जुड़े हुए आसपास की हर चीज़ों के बारे में इतना इंटरेस्टिंग वे में और अच्छे से जानने को मिलता है ना कि बस दिल खुश हो जाता है। तो अभी तुमने इतना पढ़ा, मैटर क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ ली। अब इसमें जो मोटा वर्ड दूसरा था सराउंडिंग्स, इसका मतलब क्या होता है? सराउंडिंग्स का मतलब होता है भाई हमारे आसपास। सराउंडिंग्स का मतलब होता है हमारे आसपास, सिर्फ इसका मतलब समझ लो, आसपास। तो मैटर इन आर सराउंडिंग्स का मतलब है हम इस चैप्टर में उन मैटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारे आसपास में हैं। आ गया चैप्टर का नाम का मतलब समझ? हाँ, चैप्टर के नाम का मतलब समझ आया कि नहीं, बोलो हाँ और ना। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें चैप्टर के नाम का मतलब समझ आ चुका है, चैप्टर की इंट्रोडक्शन मिल चुकी है। अब हम तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को शुरू से शुरू करते हैं और पूरे डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ के पूरे एंड तक लेकर जाएंगे और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो उस एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद अब हम इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, बिल्कुल शुरुआत से। तो सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास में, देयर आर वेराइटी ऑफ थिंग्स। हमारे आसपास में बहुत तरह की चीज़ें हैं। वेराइटी ऑफ थिंग्स यानी बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, विद डिफरेंट शेप्स, जिनके अलग अलग शेप्स हैं। शेप्स का मतलब तुम्हें पता ही है, जैसे आइस क्यूब का शेप जो है वो एक क्यूब होता है, तुम्हारे जो बॉल है उसका जो शेप होता है वो गोल होता है। इस मार्कर का शेप कुछ और है, जो कैमरा जिस पे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसका शेप कुछ और है। जापान और चाइना के जो घर हैं उनका शेप कुछ और होता है और हमारे इंडिया के घर जो हैं उनका शेप कुछ और होता है। तो इसी तरीके से हमारे आसपास बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग शेप्स की, अलग अलग साइजेस की। अब साइजेस तुम्हें पता ही है, अलग अलग साइज क्या होता है, छोटा बड़ा। एंड टेक्सचर्स, अलग अलग टेक्सचर्स की। अब मुझे पता है तुम लोगों में से कई लोग होंगे जिनको टेक्सचर्स का मतलब नहीं पता होगा, और देखो हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिसको नहीं पता होता। कई होते हैं जिनको पता होता है, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, पर जिनको नहीं पता वो सुन लो। टेक्सचर्स जैसे कि कई दीवार या कई ज़मीन खुरदरी होती हैं और कई बिल्कुल स्मूथ होती हैं। खुरदरी को अंग्रेज़ी में क्या बोलते हैं रे? रफ़ बोलते हैं। तो कई ज़मीनें रफ़ होती हैं या फिर दीवारें, या कई स्मूथ होती हैं। तो ये उनके अलग अलग टेक्सचर्स हैं, रफ़ होना या स्मूथ होना। टेक्सचर्स और भी कई तरीके के हो सकते हैं। अब मैं तुम्हें मोटा मोटा मतलब बताया उस चीज़ का। अब देखो, वैसे तुमसे टेक्सचर्स कोई पूछने नहीं वाला, भाई बता टेक्सचर्स क्या होते हैं, ना तुम्हें एग्जाम में आएगा ना तुम्हारे क्लास में कोई तुमसे कोई पूछेगा ये। पर मैंने तुम्हें बता दिया था कि तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, थोड़ी नॉलेज बढ़ जाए कि आखिर होती क्या है ये चीज़, क्योंकि बाय चांस अगर किसी ने पूछ लिया तो तुम बता पाओ। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर है कि हमारे आसपास में अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, अलग अलग शेप्स की, साइजेस की और टेक्सचर्स की। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एवरीथिंग मेड अप ऑफ अ मटेरियल। हर एक चीज़ किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। मटेरियल का मतलब तुम कह सकते हो कि जैसे तुम्हारा रबर बैंड प्लास्टिक से बना होता है, प्लास्टिक क्या है? मटेरियल है। तो इसी तरीके से प्लास्टिक भी तो किसी चीज़ से बना है, और वो भी किस चीज़ से बना है वो अभी पढ़ेंगे ना, पर वो है क्या? मटेरियल है। तो हर एक चीज़ किसी ना किसी मटेरियल से बनी हुई है। और साइंटिस्ट लोग जो हैं, हमारे साइंटिस्ट भाई लोग हैं, उन्होंने उस मटेरियल को नाम दिया है एज मैटर। उन्होंने उस मटेरियल को कहा है मैटर, यानी कि हर चीज़ किससे बनी है? मैटर से बनी है। दोबारा पढ़ते हैं इस पॉइंट को, हर एक चीज़ किसी ना किसी एक मटेरियल से बनी हुई है और साइंटिस्ट ने उस मटेरियल को नाम दिया है मैटर। ठीक है, बराबर है। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे पॉइंट में तुम्हें थोड़ी एग्जांपल्स और दे दी गई हैं, क्योंकि अगर बाय चांस तुमसे पेपर में थोड़ी ज़्यादा मैटर की एग्जांपल्स देने को कहे तो तुम ऐसे, अरे हमको कुछ नहीं आता है, ऐसे करके बैठे रहो और मार्क्स कट जाएं, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो इसीलिए तुम लोगों को खुली एग्जांपल्स दे दी हैं, जितनी मर्जी लिख के आ जाना। द एयर वी ब्रीथ, वो हवा जो हम सांस लेते हुए अपने अंदर लेते हैं, वो एयर क्या है? मैटर है। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो क्या है? मैटर है। स्टोन्स, पत्थर क्या है? मैटर है।
क्लाउड्स बादल क्या है? मेटल है। मेटल है, मैटर है। स्टार्स तारे क्या है? मैटर है। प्लांट्स पेड़ पौधे मैटर है। एनिमल्स, अब एनिमल्स का मतलब बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे, जानवर मैटर है। इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यहां तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद तक भी मैटर है। यानी एवरीथिंग इज अ मैटर, सब कुछ मैटर है। तो ये तीनों पॉइंट तुम्हें क्लियर होंगे। तुम चाहो तो इन पॉइंट को पॉज करके लिख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे ऊपर है। मैं साइड हो गया हूं, जो करना है करो इनके साथ। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि पहले के टाइम्स में, अर्ली टाइम्स यानी कि पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में, पहले के बहुत टाइम पहले के टाइम में, अर्ली टाइम्स में, ह्यूमंस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो इंसान है वो कोशिश कर रहे थे समझने की, किस चीज़ को? देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास को। यानी पुराने समय में जो ह्यूमंस हैं, जो इंसान हैं, वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे। अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, जो पहले के, उस टाइम के, जब वो समझने की कोशिश कर रहे थे अपने आसपास की चीज़ों को, तो उस टाइम के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे, अब मुझे पता है कि तुम्हें फिलोसोफर्स का मतलब नहीं पता, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, कईयों को पता भी है, वेरी गुड। नहीं पता, सुन लो। फिलोसोफर्स ना बेसिकली क्या होते हैं? वो थिंकर्स होते हैं। थिंकर्स का मतलब है कि वो लोग जो कुछ सेट ऑफ आइडियाज बनाते हैं, डेवलप करते हैं, एक नया कंसेप्ट हमारे सामने लेकर आते हैं, एक नई चीज हमें सिखाते हैं, वो फिलोसोफर होते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ही है, मैटर। मैटर का कंसेप्ट कौन लेके आया? फिलोसोफर्स। ठीक है, तो मैंने तुम्हें फिलोसोफर्स का मतलब बता दिया। अब तुम कहोगे यार पहले तो आपने बताया था कि वो तो साइंटिस्ट लेकर आए थे, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया था मटेरियल जिससे बना है वो मैटर है, अब ये फिलोसोफर कहां से आ गए? भाई जो चीज एक बंदा बता सकता है, क्या वो दूसरा बंदा नहीं बता सकता? वैसे भी उन्होंने उस चीज को मैटर नहीं कहा था, मैटर वर्ड जो एक नाम है वो तो साइंटिस्ट ने ही दिया था। इन्होंने बेसिकली उन्हें कुछ बेसिक एलिमेंट्स कहा था। बढ़ते हैं आगे कि जो उस टाइम के इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्लासिफाई किया। क्लासिफाई करने का मतलब बांटना, बांटना, अलग अलग करना। तो जो पहले के इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। किसकी फॉर्म में? यानी कि उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में मैटर को बांटा था। अब मुझे पता है तुम्हें बेसिक एलिमेंट्स भी कईयों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होता है वो जानते हैं। देखो एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स का मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज जिसको तुम और ज्यादा अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैं बताता हूं, अगर तुम्हें मैं कहूं कि रेत का या मिट्टी को गीला करके उसका एक घर बनाओ, अब तुम उसका घर बना दोगे और उसे तोड़ दोगे, तो तोड़ने के बाद मिट्टी अलग अलग हुई है, पर क्या मिट्टी कुछ और बन गई है? क्या मिट्टी को तोड़ने पर वो प्लास्टिक बन गई है या कांच बन गई है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब मिट्टी भी एक एलिमेंट है, यानी धरती, अर्थ, मिट्टी एलिमेंट है, कोई ना कोई एलिमेंट है। वैसे ही अगर मैं तुम्हें अगर कहूं पानी, पानी को जमाकर बर्फ बना सकते हो, पानी को गर्म करके भाप बना सकते हो। जब तुम पानी को गर्म करने के लिए गैस पे रखते हो धुआं निकलने लगता है, भाप निकलने लगती है। तो पानी को तुम गर्म करके भाप बना सकते हो, ठंडा करके बर्फ बना सकते हो, पर क्या पानी कुछ और बन जाता है? पानी तो पानी रहता है, बर्फ में भी पानी है, पिघल के पानी बनेगा। जो भाप बनी है वो भी पानी है, जब उसको ठंडा करोगे फिर से पानी बन जाएगी। तो पानी भी एक एलिमेंट है। मतलब उसको जितना मर्जी तोड़ो, जितना मर्जी जो करने की कोशिश करो, किसी भी एलिमेंट को अगर वो और ज्यादा अलग नहीं हो सकता है, सेपरेट नहीं हो सकता है, तो वो एलिमेंट है। और बेसिक एलिमेंट वो होते हैं जिनसे बाकी सब एलिमेंट बने हैं। आई समझ? एलिमेंट का मतलब होता है जिन्हें आगे और सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। और बेसिक एलिमेंट वो होते हैं जिनसे बाकी सब एलिमेंट या बाकी सब चीजें, बाकी सब मटेरियल बने हुए हैं। ठीक है, यानी ये बेसिकली गॉड है सभी चीजों के, ये 5 बेसिक एलिमेंट। और उस
5 बेसिक एलिमेंट्स को जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे उस टाइम पर, उन्होंने नाम दिया था पंचतत्व। पंचतत्व, पंच का मतलब है 5 और तत्व का मतलब होता है एलिमेंट्स। ठीक है, तो 5 एलिमेंट्स में उन्होंने तोड़ा था और उन 5 एलिमेंट्स को उन्होंने अपने हिंदी वर्जन में पंचतत्व नाम दिया था। और वो 5 एलिमेंट कौन से थे वो जान लेते हैं। वो 5 एलिमेंट थे। सबसे पहला एलिमेंट था अर्थ, मिट्टी, धरती। दूसरा एलिमेंट था वाटर, जल। तीसरा एलिमेंट था फायर, आग, अग्नि। फिर जो चौथा एलिमेंट था वो था वायु, स्काई, हवा। नहीं, स्काई तो आसमान हो गया, हवा तो एयर हुई, है ना। हाँ, ये है सबसे पहले धरती, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु। वायु यानी हवा यानी एयर। उसके बाद आया हमारे पास में आकाश यानी कि स्काई यानी कि आसमान। तो ये 1 2 3 4 5 ये हुए हमारे पास में हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स जो हमारे उस टाइम पर उन इंडियन फिलोसोफर्स ने बताए थे। ठीक है, अगर तुम ये पॉइंट समझ गए हो ना तो तुम मैटर के उस्ताद बनने वाले हो। आगे जाकर देख लेना, ये पहले के जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने बांटा था, क्लासिफाई किया था मैटर को इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, फॉर्म का मतलब यानी कि अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग मतलब कह सकते हो, हाँ टाइप्स इज द राइट वर्ड आई गेस। तो अलग अलग फॉर्म में उसको क्लासिफाई किया था, बांटा था, किसको, मैटर को, इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स की फॉर्म में। बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑलरेडी बता दिया। और उनको उन्होंने कहा पंचतत्व। पंचतत्व, पंच मतलब 5, तत्व मतलब एलिमेंट्स। और ये 5 तत्व जो थे वो थे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू देम लिविंग और नॉन लिविंग मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। यानी कि उनके अकॉर्डिंगली चाहे कोई चीज जिंदा है, लिविंग है, या कोई चीज जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है, वो सब कुछ किससे बनी हुई है, इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स ऑल्सो थिंक द सेम। यानी पुराने जमाने के, एंशियंट का मतलब भी यही होता है पुराने जमाने के, जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर्स का मतलब पता है। अब ग्रीक फिलोसोफर कौन होते हैं, ग्रीक का मतलब ग्रीस के फिलोसोफर्स। ये क्या लिख रहा हूं मैं, हाँ, ग्रीस के फिलोसोफर्स। ग्रीस जैसे इंडिया है वैसे ही ग्रीस था, देश है। तो एंशियंट जो ग्रीक के फिलोसोफर्स थे, ग्रीस के फिलोसोफर्स थे, वो भी मैटर के बारे में या इन एलिमेंट्स के बारे में या हर किसी मटेरियल के बारे में यही सोचते थे कि हर एक चीज इन्हीं 5 तत्व, पंचतत्व, 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। तो आई होप कि ये पेज भी तुम्हें अच्छे समझ आ गया होगा। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लो वीडियो पॉज करके। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आगे दिया गया है जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स का मतलब है कि जो अब के नए ज़माने के साइंटिस्ट लोग हैं, हमारे साइंटिस्ट भाई हैं, जिन्हें तुम आजकल देखते हो, सुनते हो, न्यूज़ में देखते हो या फिर यूट्यूब पे देखते हो, आई डोंट नो, जहाँ भाई देखते हो। आजकल के जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड। इवॉल्व्ड का मतलब है ग्रो होना, आगे बढ़ना, थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से सोचना, अच्छे आइडिया लेके आना, अच्छी इन्वेंशंस करना। इवॉल्व का मतलब ग्रो होना। तो हमारे जो आज के साइंटिस्ट हैं, नए युग के साइंटिस्ट हैं, वो ग्रो हुए, हैव इवॉल्व्ड, और उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की मैटर की। उन्होंने 2 तरीके से मैटर को बांट दिया। हमारे जो आजकल के साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न डे साइंटिस्ट, जिन्होंने मैटर का आविष्कार किया, बताया कि हर एक चीज मैटर से बनी है, उन्होंने मैटर को भी और 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, बांट दिया। किस बेसिस पर? 2 पार्ट में बांट दिया, ठीक है, पर किस बेसिस पे, किस तरीके से? बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, या फिर केमिकल नेचर। यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर
के बेसिस पर उनको दो टाइप्स में बांट दिया, क्लासिफाई कर दिया। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो होते हुए हमें दिखती है, जो हमें होते हुए दिखती है। जैसे जैसे वाटर है, वाटर को मैंने ठंडा किया, कूल किया, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर को मैंने ठंडा किया तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें होते हुए दिख रही है कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है। पर जो केमिकल नेचर है या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें मतलब रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और ये हमें होते हुए दिखती नहीं है। और तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं कि ये केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है ना, तुम्हें पूरी क्लास 9th में नहीं पढ़नी है, और अगर पढ़ोगे भी ना तो बहुत थोड़ी थोड़ी पढ़नी है। तो इसीलिए इसकी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में, तुम्हारी क्लास में तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि बताओ केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। और अगर कोई पूछेगा भी ना तो तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं या ऐसा केमिकल नेचर का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ हो रही होती है तो वो हमें होते हुए दिखती नहीं है। जैसे तुमने देखा होगा, या फिर अपनी मम्मी से पूछना कि दही बनाने के लिए जो कुछ खट्टा रख देते हैं वो, है ना, दही बनाने के लिए वो दूध डाल देते हैं एक खट्टे के अंदर और पूरी रात रख देते हैं फ्रिज में, और फिर उसका दही जम जाता है अगले दिन। अब जो दही जम रहा है उसके अंदर ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जो हमें आंख से दिख नहीं रही कि वो हो रही हैं, पर होती हैं। तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल नेचर के अंदर आता है, जो चीज़ होते हुए दिखती नहीं है अपने को, पर ये तो होते हुए आसपास दिखती है ना। तुम पानी को फ्रीजर में रख दो और उसके पास में खड़े रहो जब तक भी वो जम नहीं जाता, तो तुम्हारी आंखों के सामने जम जाएगा वो। तुम्हें दिखेगा कि पानी जम रहा है, किसी और चीज़ में नहीं कन्वर्ट हो रहा है। पर यहाँ तो दूध दही में कन्वर्ट हो गया, ये तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ बन गई और हमें पता भी नहीं चला कि कैसे हो रही है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, हमें दिखता नहीं है, और फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमें दिख जाता है होते हुए। आया समझ में? तो आजकल के जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मटेरियल से बनी कोई भी जो मटेरियल से बनी चीज़ें हैं उनको मैटर नाम दिया, उस मैटर को भी उन्होंने थोड़ा सा ग्रो करके अपने माइंड को सोच के और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बता दिया, केमिकल नेचर या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो भी बता दिया। और इस चैप्टर में, या कहूँ तो पूरी क्लास 9th में, तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। केमिकल नेचर में से ज़्यादा नहीं आते हैं, जितने आ सकते हैं मैंने तुम्हें बता दिया उसके बारे में। बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या जितने केमिकल नेचर यूज़ होंगे ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। डोंट वरी, टेंशन ना करो रे, टेंशन ले लेगा नहीं तेने का। मेरे को दो टेंशन, अपनी मेरे को दो। कमेंट्स में देना आपको अपनी टेंशन दे दी। तो अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, या फिर इसको लिख लो, तुम्हारी मर्जी। तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को। फिजिकल नेचर यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को। अब फिजिकल प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या होती है हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने तो तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल बताई थी, उदाहरण दिया था। उदाहरण का मतलब एग्जाम्पल होता है, वैसे तो सेम ही चीज़ बोली मैंने। तो मैंने तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल दिया था कि वाटर आइस में कन्वर्ट होती है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, बट एक्चुअल में फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या ये तो मैंने बताया ही नहीं। जैसे शुरुआत में मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि मैटर की डेफिनेशन क्या है, फिर मैंने एग्जाम्पल बताई। इसमें मैंने तुम्हें समझाने के लिए एग्जाम्पल पहले बता दी थी, पर डेफिनेशन नहीं बताई। तो अब मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताता हूं कि आखिर में फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में से मेरा क्या अभिप्राय है। अभिप्राय मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है। देखो, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। अब तुम अपना सिर पकड़ के बैठोगे, भाई पार्टिकल्स क्या है। अब मेरे बाल खराब हो गए। नहीं, बाल बड़े सुंदर होने चाहिए, बाल कभी ख़राब नहीं होने चाहिए। ना 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 ना, ठीक है। अब तुम कहोगे कि पार्टिकल से बना हुआ है। अब तुम कहोगे भाई सर ये पार्टिकल किस बला का नाम है, और आपको कैसे पता कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। मुझे पता है तुम्हारा यही सवाल होगा। ठीक है भाई, एक एक करके सभी सवालों का जवाब देता हूँ।
सबसे पहले तो जैसे तुमने ये याद कर लिया कि हर एक मटेरियल किसी एक चीज़ से बना है जिसे कहते हैं मैटर, वैसे याद करो कि जो मैटर है वो भी एक चीज़ से बना है जिसे कहते हैं पार्टिकल, जिसे कहते हैं पार्टिकल्स। पार्टिकल्स होते किस तरह के हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी का एग्जाम्पल लूँ, वाटर। अरे ये कैसा वाटर है, ये कैसा वाटर था, एक गंदा छी वाटर। अब मैं लेता हूँ एक कंटेनर, इसमें मैंने डाल दिया बहुत सारा पानी, सुंदर सुंदर पानी, प्यारा प्यारा पानी, प्यास बुझाए पानी, पानी डाल दिया और ये मैंने बना दिए गोले गोले। अब ये गोले गोले क्या है सर, बबल है क्या? बबल नहीं है रे बुड़बक, बबल नहीं है ये पार्टिकल हैं, यही तो पार्टिकल हैं। ये तुम्हें दिखते नहीं हैं पर ये पार्टिकल ऐसे ही होते हैं, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब ये दोनों थोड़े से दूर दूर पड़े होते हैं, बिल्कुल पास में नहीं होते हैं। इनमें कुछ ना कुछ स्पेस होती है, कुछ ना कुछ क्या कहूँ मैं, अभी जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और तुम मुझसे थोड़ा दूर खड़े हो पर मुझसे चिपके नहीं हुए हो, दूर खड़े हो। तो ऐसे दो पार्टिकल अगर मैं लूँ तो वो आपस से थोड़ी दूरी पे होते हैं, चिपके हुए नहीं होते हैं। और ये पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल की तुमसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, ना ही तुमसे कोई पूछने वाला है पार्टिकल क्या होता है। तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि जो मैटर है वो आगे पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। पार्टिकल किस तरह के होते हैं किसी भी चीज़ में, वो मैं तुम्हें इसके एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि किसी भी चीज़ के में पार्टिकल्स होते ही होते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ मैटर से बनी है। अगर हर एक चीज़ मैटर से बनी है और मैटर पार्टिकल से बना है तो हर एक चीज़ पार्टिकल से भी बनी है। और पार्टिकल कुछ इस तरीके के होते हैं कि उनमें स्पेस ज़रूर होती है, किसी में कम होती है, किसी चीज़ में ज़्यादा होती है। अब किस में कम होती है और किस में ज़्यादा होती है ये तुम आगे के लेक्चर्स में पढ़ोगे। एक ही लेक्चर में दिमाग का दही नहीं करके जाना, मज़े मज़े में पढ़ेंगे। आज का ये लेक्चर नंबर 1 है और हाँ, ये जो चैप्टर है ना टोटल 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे हम, याद रखना। आज का पहला लेक्चर है। तो पानी के पार्टिकल के बारे में पढ़ लिया। अब मैटर पार्टिकल से बना हुआ है ये हमने देख लिया, पार्टिकल क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब मैटर पार्टिकल से बना हुआ है ये हमें कैसे पता, ये कैसे पता? उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, सुनाऊं पढ़ के। बहुत समय पहले, लॉन्ग टाइम अगो मतलब बहुत समय पहले, दो स्कूल्स थे। स्कूल का मतलब मैं नहीं बताने वाला, तुम्हें पता है, तुम जहां पढ़ते हो उसे स्कूल कहते हैं। तो बहुत समय पहले, जो बहुत समय पहले यानी बहुत पुराना ज़माना भी नहीं पर बहुत समय पहले, जो दो स्कूल्स थे और उन दोनों ने कोशिश करी, ट्राइंग टू नो, जानने की, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो जो दो स्कूल थे ना, बहुत समय पहले उन दो स्कूल ने कोशिश करी मैटर के नेचर के बारे में जानने की, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानने की, यानी कि मैटर किस चीज से बना है ये जानने की कोशिश करी। दो स्कूल्स ने मतलब क्या, दो स्कूल के बच्चों ने, वहां के स्टूडेंट्स ने। और वहां पे जो एक स्कूल था, उन दोनों में से जो एक स्कूल था पहले वाला, उस स्कूल को लगता था कि जो मैटर है ना वो कंटिन्यूअस है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? कंटिन्यूअस का मतलब कि मैटर जो है ना वो बिल्कुल ऐसे एकदम एक साथ है, टूटा नहीं हुआ बीच में से। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, ब्लैक स्केच से बताऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। किधर गया? हियर इज माई ब्लैक स्केच, खुल गया। हाँ, तो मैं तुम्हें यहां बना के दिखाता हूं। जैसे बहुत गंदी ड्राइंग है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो ये देखो, तुम ये समझो कि ये जो है ना, ये पार्ट है एक पेड़ का। पेड़ जो होता है ना ऐसे, ये समझ लो उसका छोटा सा पार्ट है। और ये पेड़ जो है पूरे अपनी बॉडी में कहीं से भी टूटा नहीं हुआ, एकदम बीच में हाँ स्क्रैचेस जरूर आए हुए हैं पेड़ के, पर पेड़ जो है वो टूटा तो नहीं हुआ है कहीं से भी। अगर उसको काटा जाए तो कटेगा ना, वैसे तो नहीं टूटा हुआ ना। कंटिन्यूअस का मतलब है कि बिना टूटे, बिना कटे, बिना अलग हुए, एकदम ऐसे सीधा सही। ये होता है पेड़। और कंटिन्यूअस होने का मतलब तुम्हें बता दिया, बिना टूटे, बिल्कुल सीधा। यानी बेसिकली कंटिन्यूअस होने से साफ सीधा मतलब उनका ये था कि वो कहना चाहते थे कि ये पार्टिकल नेचर का नहीं है।
उनमें कोई स्पेस नहीं है। और वहीं जो दूसरा स्कूल था, ये वाला अदर दूसरा स्कूल जो था, वो कहना चाह रहा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, सैंड की तरह। दूसरा स्कूल कहना चाह रहा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, जैसे कि रेत होती है। रेत किस तरीके की होती है? रेत यानी कि जब तुम उसको हाथ में पकड़ते हो फिसलती जाती है, अलग अलग होती है, मतलब पेड़ की तरह मजबूत और कंटिन्यूअस नहीं होती है, बीच में उसके स्पेसेस होती हैं, ऐसे फैल जाती है जब ऐसे करो। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अदर स्कूल कह रहा था कि जो मैटर है ना वो बना हुआ है पार्टिकल से, जैसे कि सैंड होती है। पहला स्कूल कह रहा था कि मैटर कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि एक ब्लॉक ऑफ वुड होता है। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे पता चला कि मैटर जो है पार्टिकल से बना है? कैसे हमने दूसरे स्कूल की बात मान ली ऐसे ही हवा हवा में कि दूसरे से ही होगा, पहले को मारो गोली? ऐसे नहीं, कई सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनसे हमने ये माना कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। तो अब वो एक्टिविटीज़ क्या थी? किससे पता चला कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ? अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन एक्टिविटीज़ पर नज़र मारते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर का है या नहीं। देखते हैं कि मैटर पार्टिकल नेचर का होता है या फिर कंटिन्यूअस होता है लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। वैसे मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैटर जो है वो पार्टिकल नेचर का ही होता है, पर पता कैसे चला ये हम एक्टिविटी से समझेंगे। और हाँ यार, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे ये पढ़ाते हुए ना अभी तक तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। तुम मतलब कह रहे होगे ना कि ये पहले कुछ और कराते हैं, बाद में कुछ और कराते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ऐसे वैसे। देखो, ये तो वैसे मुझे नहीं लगता कि समझ नहीं आ रहा होगा, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि तुम थोड़े कंफ्यूज हो रहे होगे कि हम लाइन वाइज हर चीज़ को कर रहे हैं या नहीं। तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने तुम्हें जब बिल्कुल स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन करवाई ना मैटर की, वो एक ब्रीफ यानी कि छोटी सी इंट्रोडक्शन थी जो मैंने तुम्हें अपने हिसाब से बताई थी उस चैप्टर के बारे में, उसके टाइटल के बारे में। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर लिख के पढ़ाना शुरू किया ना, वो तुम्हारी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मैंने शुरू किया। उसके हिसाब से तुम्हारे चैप्टर की पूरी इंट्रोडक्शन हम पूरी डिटेल में ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने इसका फिजिकल नेचर स्टार्ट किया और उसमें हमने पढ़ा कि मैटर पार्टिकल नेचर का होता है, और दो स्कूल्स के बारे में पढ़ा कि हमें कैसे पता चला कि पार्टिकल नेचर का होता है या नहीं। दो स्कूल के बारे में पढ़ा जिसमें से एक ने कहा कि पार्टिकल नेचर का होता है, पर दूसरे ने कहा कि नहीं होता है, यह कंटिन्यूअस होता है। तो अभी इन दोनों में से कौन सही है, इसको बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। मतलब एक नहीं, बहुत सारी बेसिकली एक्टिविटीज़ की गई। सबसे पहली एक्टिविटी में हमें यह पता चल गया कि पार्टिकल नेचर का मैटर होता है, कि मैटर का जो नेचर है, मैटर जो होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है, यानी पार्टिकल से बना हुआ होता है। पहली एक्टिविटी से ये पता हमें चल जाता है। अब पहली एक्टिविटी है क्या, मैं तुम्हें पहले वो बता देता हूँ। तुम्हारे सामने वो एक्टिविटी आ रही होगी, तो मैंने यहाँ पर तुम्हारे सामने वो एक्टिविटी लगा दी है, ठीक है। अभी इसमें जो जो भी समझाने वाली चीज़ होगी मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगा लाइन बाय लाइन। पता क्या है, मैं तुम्हें ये इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मेरे लिखते हुए कोई भी लाइन इसमें से मिस हो जाए, क्योंकि सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है टेक 100 ml बीकर। सबसे पहले तो इसमें जो वर्ड है 100 ml बीकर, इस पे ज़रा फोकस करो। मुझे पता है कि तुम लोगों में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता चल रहा हो कि आखिर ये 100 ml बीकर क्या है। तो ये जो 100 NL लिख दिया ml, जो 100 ml बीकर है ये क्या है? सबसे पहले तो ये 100 ml क्या है, देखो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा भार, जिसको हम साइंस की भाषा में मास कहते हैं, तुम नापते हो यानी कि मेजर करते हो किसमें, केजी में। और वो कितना हो सकता है, 40 kg, 50 kg, 60 kg, 100 kg तक जा सकता है, या उससे भी ज़्यादा कईयों का होता है। इस पे मैं कमेंट नहीं करना अभी, ये बता रहा हूँ कि जो मास है, जो भार है, वो केजी में होता है। वैसे ही कोई भी अगर एक चीज़ है उसमें कितनी जगह है, उसको नापने के लिए ml होता है, और उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। जैसे भार को मास कहते हैं, वैसे
किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में कितनी जगह है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें कहूँ कि एक पानी का गिलास है और वो गिलास में कितना पानी आ सकता है वो उसकी वॉल्यूम है, उस गिलास में कितनी जगह है वो उसकी वॉल्यूम है। और हम नापेंगे कैसे, उसे नापेंगे कैसे, ml में। ml यानी मिलीलीटर, कई बार लीटर में भी नाप सकते हैं। और जैसे कि अगर कोई एक इंसान है तो उसके भार जो भी होता है उसे मास कहेंगे, और समझ लो उसका भार है 40 किलो तो उसको 40 केजी कहेंगे, है ना। वैसे ही अगर कोई एक गिलास है, यहां पर गिलास की जगह बीकर लिखा है। बीकर क्या होता है, बीकर तुम कांच का गिलास समझ लो, कुछ इस तरीके का, गिलास भी नहीं कह सकते उसको, कुछ इस तरीके की इसकी शेप होती है और ये होता है कांच का, इसे हम बीकर कहते हैं। तो अब इस बीकर के अंदर कितनी चीजें या पानी वगैरह जो भी कहो तो आ सकता है, ये इसकी वॉल्यूम है। और हमें ये जो बीकर लेना है ये 100 ml का लेना है, यानी ऐसा बीकर लेना है जिसके अंदर 100 ml तक की जगह हो, 100 ml तक की इसमें वॉल्यूम हो। आया समझ, 100 ml वॉल्यूम की मेजरमेंट है, इसके अंदर कितनी जगह है उसको नापा हुआ है, उसकी मेजरमेंट है। तो हमें एक बीकर लेना है सबसे पहले जिसकी वॉल्यूम 100 ml हो, तुम्हारी इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो तुम्हारी ये एक्टिविटी मेरे ख्याल से यहीं आ रही थी और मैंने गलती से यहीं बीकर बना दिया, तो शायद थोड़ी देर के लिए तुम्हारी एक्टिविटी यहाँ से गायब हो गई हो। अब तुम्हारी एक्टिविटी यहाँ पे वापस आ जाएगी, ठीक है। गायब क्या हो गया, मतलब छोटी हो गई होगी, अब मैंने इसको वापस बड़ा कर दिया। अगला पॉइंट है, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। यानी सबसे पहले उस बीकर को आधा पानी से भर दो। समझ लो ये वो बीकर था और इसको मैंने आधा पानी से भर दिया, ठीक है। ये समझ लो आधा यहां तक है, तो मैंने यहां तक आधा इसको पानी से भर दिया। ये क्या है, पानी है, वाटर है, ठीक है। एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और जहां तक तुमने इसे भरा है ना उस लेवल को मार्क कर लो, कहता है। जैसे हमने ये किया, ये मार्क करना ही होता है, जहां तक पानी भरा है वहां तक के उस लेवल को मार्क कर दो, हमने कर दिया। अगला स्टेप, डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड। तो क्या करो, अब इसमें या तो चीनी या तो नमक में से कोई एक चीज डालो और ग्लास रॉड की मदद से इसको मिक्स कर दो। उसमें यहां पे लिखा हुआ है डिसॉल्व, डिसॉल्व का मतलब मिक्स करना ही होता है, इसमें घोलना ही होता है। ग्लास रॉड क्या होती है, ग्लास रॉड बेसिकली कांच की इस तरीके की एक लंबी सी रॉड होती है। तो वो कह रहे हैं कि इस रॉड की मदद से, इस रॉड को लेके जाओ इधर और फिर इस रॉड की मदद से इसको कर दो मिक्स। इसमें सॉल्ट या शुगर में से कोई एक चीज डाल के, मैं सॉल्ट डाल देता हूं, गंदा छी सॉल्ट, अच्छा है। सॉल्ट ने मार दी तारी, मतलब मैंने बीच में डाल दिया सॉल्ट, ये मैंने बीच में सॉल्ट डाल दिया और इस ग्लास रॉड की मदद से मैंने इस सॉल्ट को इसमें मिक्स कर दिया। यानी सीधी सी बात है, बीकर लिया, बीकर के आधे तक, यानी कि हमने आधा बीकर पानी से भर दिया, जहां तक पानी भरा उस लेवल को मार्क कर दिया, उसमें डाला नमक या फिर चीनी, ग्लास रॉड की मदद से कर दिया मिक्स, ठीक है। अभी तक इतना किया। आगे डिसॉल्व, अच्छा ये हो गया। उसके बाद ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। तो अब ऐसा करने से होगा क्या कि जो पानी का लेवल है, जहां तक हमने पानी भरा था वो पानी का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि पानी पहले यहां तक था, बाद में पानी यहां तक हो जाएगा, ऊपर तक, थोड़ा और ऊपर बढ़ जाएगा। मैं थोड़ा अलग बना के बताता हूं। जैसे ये था बीकर, मैंने इस लेवल तक भरा हुआ था पानी, और फिर ये सारा कुछ करने के बाद, इसके बाद पानी जो है वो यहां तक बढ़ जाएगा ऊपर, उसका लेवल चेंज हो जाएगा। यानी पहले वो इस लेवल तक था, बाद में वो इस लेवल तक हो गया, समझ लो। ये देखो, ठीक है।
बीकर थोड़ा और बड़ा कर दो, क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, थोड़ा सा चेंज होता, थोड़ा सा बढ़ जाता है बस। उसके बाद वट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट, तुम्हें क्या लगता है कि सॉल्ट यानी नमक के साथ क्या हुआ होगा? सॉल्ट या चीनी तुमने जो भी डाला, देखो यार, तुम एग्जाम्पल लो कि अगर तुमने अपने घर में एक गिलास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें चीनी डाली, उसको मिक्स किया चम्मच से, तो क्या होगा? चीनी डाली या नमक डाला, थोड़ी देर बाद मिक्स करते करते ऐसा टाइम आएगा जब तुम्हारा वो चीनी या फिर नमक पूरी तरीके से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, वाटर में पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और दिखेगा भी नहीं, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तब पता कब चलेगा? जब कोई उस पानी को उठा के पिएगा और उसे मीठा मीठा चीनी की वजह से या फिर खट्टा खट्टा नमक की वजह से टेस्ट आएगा और वो कहेगा तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट? क्या हुआ भाई? तुम्हें क्या लगता है सॉल्ट के साथ क्या हुआ? व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट का मतलब तुम्हें क्या लगता है सॉल्ट के साथ क्या हुआ? भाई डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। उसके बाद वेयर डज इट डिसअपियर, कहां गायब हो गया? कहां गायब हो गया ना, अब मैं ये बताता हूं तुम लोगों को। समझ लो कि यहां पर मैं दोबारा से अपनी कलाकारी करने वाला हूं। ये समझ लो बीकर है, बीकर है, टूटा हुआ नहीं है। उसके बाद ये बीकर के इस पॉइंट तक पानी आ चुका है, ठीक है। और अब हमने इसमें डाला सॉल्ट, अगर, और फिर सॉल्ट इसमें हो गया पूरे तरीके से मिक्स, दिख भी नहीं रहा अब, तो सॉल्ट क्यों नहीं दिख रहा? गायब कहां हो गया? पता क्यों गायब हो गया? हम ना इसमें दोनों केसेस लेके देखते हैं कि पार्टिकल नेचर होता तो क्या होता, कंटिन्यूस होता तो क्या होता। अगर ये पानी जो है पार्टिकल नेचर का है, इसमें इस तरीके के पार्टिकल हैं जो कि थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं, इतनी इतनी दूरी पर, दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक दूरी, हाँ, तो ये पार्टिकल हैं जो कि ऐसी दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। इसमें मैंने डाला नमक। अब अगर हमने मान ही लिया है कि मैटर पार्टिकल से बना है और इसमें हमने पार्टिकल बना दिए हैं, पानी एक मैटर है, मैटर पार्टिकल से बना है, तो पानी के अंदर जो पार्टिकल है, पानी मतलब पानी जो मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं, समझ आया? तो सॉल्ट क्या है भाई? क्या वो मैटर नहीं है? वो भी तो मैटर है। तो सॉल्ट के पार्टिकल नहीं हो गए क्या? उसके भी होंगे। वाटर भी मैटर है, उसके भी पार्टिकल होंगे जो मैंने बनाए। भाई सॉल्ट भी पार्टिकल है, सॉल्ट भी मैटर है, उसके भी पार्टिकल होंगे ना। सॉल्ट भी मैटर है तो उसके भी पार्टिकल होंगे। तो इसके पार्टिकल जो है सॉल्ट के, समझ लो ये छोटे छोटे वाले हैं। तो अब ये सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल ना इन जगहों में चले गए, जो खाली जगह इन दोनों के, दो वाटर के बड़े बड़े पार्टिकल्स के बीच में छोटी छोटी जगहें बची हुई थी ना, वो उन जगहों पे जाकर मिक्स हो गए, घुल मिल गए वाटर के साथ में, ठीक है। तो इसीलिए अब हमें वो दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो जगहें थी, जो स्पेसेस थी, उसमें जाकर ये सॉल्ट के पार्टिकल हो गए मिक्स, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं दे रहे, डिसअपियर हो गए। आया समझ? ये था पहला केस। पहला केस यानी कि पहली एजम्पशन, एजम्पशन यानी कि जो हमने माना, हमने पहले माना कि ये पार्टिकल नेचर का है, इसीलिए ये इस तरीके से डिसअपियर हो गया। अब दूसरा केस मैं लेता हूं यार, दूसरी बार हमने माना, केस 2, अगर मैं नहीं दिख रहा हूं, मेरा मुंह नहीं दिख रहा है, तो कोई नहीं, तुम यहां फोकस करो, यहां पे तुम्हें ये देखना ज्यादा जरूरी है, बस मुझे सुनो। तो ये है वाटर, इस लेवल तक वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इस लेवल तक वाटर भरा हुआ है। अब अगर वाटर पार्टिकल नेचर का नहीं होता और इसमें मैं डाल देता सॉल्ट, अगर वाटर पार्टिकल नेचर का नहीं होता और इसमें मैं डाल देता सॉल्ट यानी कि नमक, तो अब ये पार्टिकल नेचर का तो है ही नहीं, इसमें तो कोई पार्टिकल ही नहीं है।
और सॉल्ट भी आ जाता जिसके पास भी कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि दोनों मैटर है। और इस बार हमने माना कि जो मैटर है वो पार्टिकल से नहीं बना होता, कंटिन्यूअस है, तो ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकता। सिर्फ पार्टिकल्स ही हैं जो एक दूसरे में घुल मिल सकते हैं भाई। अगर वो कंटिन्यूअस होगा तो फिर वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो पाएगा। और हमने उसको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में करके देखा है, वो मिक्स हो जाता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मिक्स ना हो? बताओ, हमने करके देखा, वो तो मिक्स हो गया था। तो फिर इसका मतलब कि वो पार्टिकल नेचर का है, क्योंकि पार्टिकल नेचर मिक्स हो जाता है और वो मिक्स हो गया था। तो ये प्रूव होता है कि वो पार्टिकल नेचर का है, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूअस होता तो वो मिक्स नहीं होता, पर वो मिक्स हो गया था। इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नेचर का नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब पता चला कि इस एक्टिविटी से हमें कैसे पता चला कि जो वो हमारा जो क्या कहते हैं मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है, क्योंकि वाटर एक मैटर है, सॉल्ट एक मैटर है। अगर वो पार्टिकल से बने हैं तो हर एक मैटर पार्टिकल से बना है। और इसी तरीके से जो दूसरा स्कूल था जिसने बोला मैटर पार्टिकल से बना है, वो सही था। पता नहीं पहला था कि दूसरा था, पर दोनों में से जिस भी स्कूल ने बोला था कि मैटर पार्टिकल से बना है वो सही था और वो जीत गया। और तब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हर चीज मैटर से बनी है, मैटर पार्टिकल से बना है। तो अब हम करते हैं अपनी अगली एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2। और ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं? ये वाली एक्टिविटी से हमें पता चलेगा कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो कितने छोटे और कितने ज़्यादा होते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा, ठीक है, एक मैटर के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं और कितने छोटे होते हैं, हमें इस एक्टिविटी से पता चलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.2 है ये तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में। इसके सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि हमें पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं। अब सबसे पहले तो पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है और क्रिस्टल्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है। कैसे लिखूँ? यहाँ लिखूँ? यहाँ लिखते हैं, चलो। हा पोटेशियम परमैंगनेट ठीक है, तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। ये ना एक तरीके का, तुम देखो, मैं यहाँ पर एक फोटो लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक फोटो लगा रहा हूँ, मैं यहाँ कहीं तो लगा दूंगा। कुछ इस तरीके का ना पर्पल कलर का ये सॉल्यूशन सा होता है, ठीक है। और ये जब इसको मतलब ना कई सारी चीज़ें करके, अगर तुम अभी क्लास 9th के हिसाब से समझो तो तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे पानी को ठंडा करके बर्फ बना सकते हैं ना, वैसे ही इस पोटेशियम परमैंगनेट के साथ केमिकली कुछ चीज़ें करके इसको कुछ इस तरीके के छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि पानी जब अपनी लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो एज ए लिक्विड होता है तो उसे वाटर बोलते हैं, पानी बोलते हैं। वैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, जब इसको इस तरीके से बना दिया जाता है इस फॉर्म में, तो इसको इसके क्रिस्टल्स बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, ठीक है। तो अभी तो तुम सिर्फ इतना समझो कि पोटेशियम परमैंगनेट बेसिकली इस तरीके का एक सॉल्यूशन होता है, ये इसका नाम है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ इसका नाम है। जैसे तुम्हारा नाम चिंटू, मिंटू, राहुल, सोनू, मोनू जो भी है वो है, वैसे इस सॉल्यूशन का नाम पोटेशियम परमैंगनेट है। अब इसमें क्या किया जा सकता है यार। तो अब इसका कलर ये है, इस तरीके का सॉल्यूशन होता है, और इसका क्रिस्टल्स जो इसमें बोले गए हैं वो क्रिस्टल्स ये होते हैं, इस तरीके के दिखते हैं वो क्रिस्टल्स, यानी कि इसी का ही एक अलग फॉर्म, इसी से बना दिए जाते हैं इसके क्रिस्टल, कुछ केमिकली मतलब केमिकल रिएक्शंस वगैरह करके। अब ये कैसे बनते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हें क्लास 9th में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। बस इस एक्टिविटी से तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि हमें कैसे पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो छोटे हैं बहुत ज़्यादा और बहुत सारी क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट आई थिंक तुम्हें क्लियर होगा। पहला पॉइंट मैंने तुम्हें वैसे पूरा नहीं बताया, वो ये है कि टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ऐसे ही
पोटेशियम पर मैंगनेट के जो मैंने तुम्हें क्रिस्टल दिखाए थे ना, वो 2 या 3 क्रिस्टल लेने हैं एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और फिर उसको 100 ml पानी में डिजोल्व करना है, यानी मिक्स करना है। 100 ml पानी में मतलब पानी लेना है जो कि 100 ml के बीकर या कि 100 ml के गिलास में हो। 100 ml क्या होता है मैंने पहले बता दिया, वॉल्यूम है किसी भी एक बीकर की, किसी भी एक ग्लास की, या किसी भी एक चीज के अंदर कितनी जगह है वो ml में बताते हैं, और उसको नापते हैं नंबर की फॉर्म में, जैसे कि 100 ml, 50 ml, 5 ml, 2 ml वगैरह वगैरह। जैसे भार को नापते हैं 40 kg, 50 kg, 100 kg वगैरह वगैरह, वैसे ही वॉल्यूम को नापते हैं। वॉल्यूम यानी उसके अंदर कितनी जगह है। तो 100 ml पानी लेना है, उसमें इसके वो 2 क्रिस्टल डाल देने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये समझ लो 100 ml का मेरे पास में बीकर है, और मैंने इसमें पूरा पानी ऊपर तक भर दिया, यानी कि 100 ml इसमें जगह है, और मैंने 100 ml ही इसमें पानी भर दिया। 100 मिलीलीटर इसमें पानी भर दिया, ml मतलब मिलीलीटर। तो मैंने पूरा पानी इसमें भर दिया, और पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल्स, इतने छोटे छोटे से ही होते हैं वो, तुमने देखा ही है फोटो में अभी। तो वो मैंने क्या किया, इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिए। फिर दूसरा पॉइंट, टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, पहले इतना करते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल जब मैंने इसमें डाले ना 2 या 3, तो हुआ क्या, ये पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। जब मैं इसमें डालूंगा ना, तो वो इस पानी को पर्पल कलर का कर देंगे। यहां पर मैं तुम्हें एक फोटो दिखा रहा हूं, तो तुम देख सकते हो कि 100 ml का एकदम पानी था, 100 ml का एकदम क्लियर। फिर उसमें क्रिस्टल को डाला, तो वो क्रिस्टल ने इस पूरे पानी को पर्पल कलर का कर दिया। तुम्हें दिख रहा है अब ये 100 ml पानी है पर्पल कलर का। और उन्होंने क्या बोला सेकंड पॉइंट में कि टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, यानी कि अब जो 100 ml का पानी कलर हो चुका है ना, उसमें से 10 ml पानी हमें निकालना होगा एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। और फिर जो 10 ml पानी हमने निकाला ना, उसको और 90 ml पानी जो कि अभी क्लियर है, उसमें कुछ नहीं डाला हुआ, उसमें वो 10 ml वाला पानी डाल दो। जैसे मैंने जब इसमें ये क्रिस्टल डाले तो ये हो गया कलर्ड, ये हो गया पर्पल कलर का कलर्ड। फिर मैंने इसमें से 10 ml कलर्ड वाला 10 ml कलर्ड वाला पानी निकाल लिया, और फिर एक और बीकर लिया जिसमें जगह तो 100 ml ही थी, जिसमें जगह 100 ml ही थी, पर मैंने क्या किया, इसमें 90 ml पानी लिया, 90 ml वाटर लिया, और बाकी का बचा हुआ 10 ml पानी मैंने इस वाला, ये वाला जो कलर्ड था, वो मैंने इसमें डाल दिया। तो होगा क्या, वो जब मैंने इसमें डाला ना, तो तुम देख सकते हो कि यहां पर मैं तुम्हें एक फोटो दिखा रहा हूं, उसमें क्या हुआ कि वो 100 ml पानी जो दूसरे में डाला वो भी कलर्ड हो गया, पर अब इस बार वो थोड़ा फीका है ना। जो इसमें से हमने टेस्ट ट्यूब मतलब इसमें से 10 ml पानी निकाला और उसको इस नए वाले में डाला, तो ये भी कलर्ड हो गया, ये भी कलर्ड हो गया। और फिर ये जो कलर हुआ वो इस वाले से थोड़ा फीका था, फीका मतलब फेड, तो ये वाला थोड़ा सा फेड था। ठीक है, तो अब आगे देखो, तो उन्होंने बोला अगला पॉइंट, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ वाटर। फिर क्या करो कि अब ये जो कलर हो गया ना सोल्यूशन, इसमें से फिर ऐसे 10 ml और निकालो और उसको फिर आगे किसी और 90 ml के क्लियर वाटर में डाल दो। तुम्हें फोटो दिख रही है, बिल्कुल वैसे ही करना है दोबारा, मतलब जैसे एक बार किया वैसे दोबारा से एक बार और। अगला पॉइंट, कीप डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, और हमें ऐसे ही करते रहना है 5 से 8 बार कम से कम। ठीक है, ऐसे ही करते रहना है
और उसके बाद लास्ट में अब हमारे पास आता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है, क्या वाटर अभी भी कलर्ड है? इज द वाटर स्टिल कलर्ड? तो जब हम ऐसे 5 से 8 बार कर लेंगे ना, तो आखिर में हमारे पास जो बचेगा पानी, वो बहुत ही ज्यादा फेड होगा। मतलब अभी भी कलर्ड होगा, ऐसा नहीं है कलर्ड नहीं होगा, क्लियर नहीं हो जाएगा, पर काफी ज्यादा फीका हो जाएगा। तुम्हारे सामने फोटो भी आ रही होगी। लास्ट में देखो क्या हो रहा है, लास्ट में बहुत फीका हो जा रहा है, पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लियर है। कलर तो अभी भी है पर बहुत फीका है। इसका मतलब यह है कि जो छोटे छोटे क्रिस्टल हमने डाले ना, ये तो चींटी से भी छोटे क्रिस्टल थे, पर फिर भी इन्होंने पूरे पानी को इतना ज्यादा कलर कर दिया, इतना ज्यादा डार्क कर दिया कि उस पानी को हमने इतनी बार और अलग अलग पानी अलग करके देख लिया, फिर भी कलर खत्म नहीं हो रहा। इससे क्या समझोगे तुम? कि इस एक छोटे से क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स। यानी इस छोटे से में इतने सारे पार्टिकल्स हैं कि उन्होंने पूरे के पूरे पानी को कलर कर दिया। और वो इतना तगड़ा कलर किया कि भाई कलर हट ही नहीं रहा, फीका हो जा रहा है पर कलर नहीं हट रहा। यानी सोचो, इतनी छोटे से क्रिस्टल में इतने सारे पार्टिकल हैं कि उसने पूरे के पूरे पानी को कलर कर दिया। तो सोचो बड़ी बड़ी चीजों में कितने कितने पार्टिकल होंगे, और इतने छोटे क्रिस्टल में भी इतने सारे पार्टिकल हैं। तुम्हारी इमेजिन तुम सोच सकते हो ना, उससे भी ज्यादा। इसका मतलब कि कितने ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। इतने से क्रिस्टल में कितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे। देखो, छोटे से क्रिस्टल में बहुत ज्यादा पार्टिकल है, इसका मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, और उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह भी होती है, साथ में जुड़े हुए भी नहीं है। तो इसका मतलब तो बहुत ही ज्यादा होंगे भाई। सोच के देखो, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन भी दी गई है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यानी पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे हैं, इतने छोटे जितना तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। तो ये थी एक्टिविटी 1.2, जिससे हमें पता चला कि पार्टिकल ऑफ मैटर बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं एक छोटी सी चीज़ में भी। आगे बढ़ते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ, और अभी तक हमने जो 2 एक्टिविटीज़ पढ़ ली हैं उससे ओवरऑल हमें क्या सीखने को मिला है उसको एक लाइन में बताते हैं। सबसे पहले, फ्रॉम एक्टिविटीज 1.1 and 1.2, it is clear that, यानी कि एक्टिविटीज 1.1 और 1.2 से ये तो क्लियर है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग space between them, space between them। ठीक है, तो मैं इस चीज को जरा से अंडरलाइन कर देता हूं ताकि तुम्हें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, इतना हमें पता चल गया। और ये बेसिकली है क्या? ये हमारे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की सबसे पहली फर्स्ट
करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और ये करेक्टरिस्टिक क्या होती है? करेक्टरिस्टिक का मतलब होता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब, जैसे अगर तुम एक इंसान हो, तुम अच्छे इंसान हो, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, या तुम बुरे इंसान हो तो वो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ऐसे ही पार्टिकल ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक है कि उसमें स्पेस होती है। और इसकी करेक्टरिस्टिक सिर्फ एक नहीं है, अभी और भी हैं। और अभी बाकी की करेक्टरिस्टिक्स हम और एक्टिविटीज़ को जानकर उनके ज़रिए समझने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए चाहो तो तुम इसकी पहली करेक्टरिस्टिक और ये चीज़ नोट कर सकते हो। मैं साइड हो चुका हूँ। तो अब हम अपनी अगली एक्टिविटीज़ करते हैं। और देखो यार, आगे की हमारी 3 एक्टिविटीज़ है तो हम वो एक साथ ही कर सकते हैं। मतलब एक साथ का मतलब, चलो एक एक करके करेंगे, टेंशन मत लो, आराम से करेंगे। सबसे पहले जो अगली अब एक्टिविटीज़ है ना, ये हमें करनी है मैटर, पार्टिकल ऑफ मैटर की अगली करेक्टरिस्टिक को जानने के लिए, अगली प्रॉपर्टी को जानने के लिए। वो प्रॉपर्टी मैं तुम्हें पहले बता देता हूं कि हमें क्या चीज़ प्रूफ करनी है इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए। वो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली यानी लगातार इधर से उधर घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक जगह टिक के नहीं बैठते, इधर उधर घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, या तो वाइब्रेट होते रहते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि हमें कैसे पता चला कि वो हिलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं, ये इन 3 एक्टिविटीज़ के ज़रिए पता चला। सबसे पहली एक्टिविटीज़ को प्रूव करने के लिए, दैट इज़ एक्टिविटी 1.3 तुम्हारे सामने आ रही है। एक्टिविटी है पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। ठीक है, अनलिट इंसेंस स्टिक क्या होती है? सबसे पहले तो इंसेंस स्टिक क्या होती है? इंसेंस, स्पेलिंग थोड़े गड़बड़ा जा रहे हैं मेरे। इंसेंस स्टिक, जो इंसेंस स्टिक होती है, बेसिकली इसको हम हिंदी में अगरबत्ती बोलते हैं। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूं, अगरबत्ती। तो इंसेंस स्टिक जिसे तुम हिंदी में अगरबत्ती कहते हो, उसी को कहते हैं इंसेंस स्टिक। आगे जो पहला पॉइंट है पुट एन अनलिट, ये भी हमें अनलिट लेनी है पहले। अनलिट का मतलब है जो जली हुई ना हो। अगरबत्ती जलाते हैं ना, फिर उसमें से धुआं निकलता है, तो हमें सबसे पहले एक अगरबत्ती लेनी है जो जली हुई ना हो। अनलिट, अनलिट यानी जली हुई, और सिर्फ लिट यानी कि जली हुई ना हो। अनलिट यानी कि जली हुई ना हो, लिट यानी कि जली हुई हो। शायद मैंने पहले थोड़ा सा उल्टा भी बोल दिया। अनलिट का मतलब जली हुई ना हो, लिट का मतलब जली हुई हो। तो सबसे पहले पॉइंट में बोला है कि हमें एक अनलिट इंसेंस स्टिक यानी कि ना जली हुई अगरबत्ती लेनी है, और उसको अपने क्लास के कॉर्नर में रख देना है। क्लास में, या फिर ये इसमें रखा है क्लास में। इन्हें नहीं पता हमारे इंडियन स्कूल कैसे हैं। क्लास में अगरबत्ती साइड में रख दी ना, हो गया फिर तो काम अपना। तो क्लास में मत रखना, घर में रख लेना। तो ऐसे हमें अगरबत्ती लेनी है। यहाँ क्लास लिखा है तो हम क्लास ही बोल देते हैं, क्लास के कॉर्नर में रख देनी है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल, मतलब ना जली हुई अगरबत्ती के कितने पास में तुम्हें जाना पड़ेगा उसकी खुशबू लेने के लिए? बताओ, बहुत पास में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी दूर से तो तुम्हें उसकी स्मेल नहीं आएगी। अगर वो जल नहीं रही है तो, जल रही होती तो बात अलग थी, नहीं जल रही है तो पास में जाना पड़ेगा ना। अगला पॉइंट, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। ओके, अब उस अगरबत्ती को कहते हैं जला दो। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक मतलब उस इंसेंस स्टिक को जला दो। जला दो मतलब नॉट पूरी तरीके से आग में डाल दो, मतलब थोड़ा सा ऊपर से जला दो, जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं घरों में। व्हाट हैपन्स, अब क्या होगा?
उसमें से धुआं निकलने लगेगा और उसकी स्मेल हमें उसको दूर रखे हुए भी आ जाएगी। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस, क्या तुम्हें उसकी स्मेल उसको थोड़े दूर रखे भी आ जाएगी। एट ए डिस्टेंस मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस पर, थोड़ी सी दूरी पर रखे हुए भी क्या तुम्हें उसकी स्मेल आ जाएगी। तो हाँ भाई आ जाएगी, अब थोड़ी दूरी पर भी आ जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पर भी आ जाएगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन का मतलब तुम्हें ये एक्टिविटी करने के बाद जो कुछ भी समझ आया उसको लिखो, या फिर उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर लिखो। तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया ना, मैंने बता दिया कि अगरबत्ती अगर नहीं जल रही होगी तो उसकी सुगंध लेने के लिए, उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ेगा। जल रही होगी तो फिर हमें दूर से ही उसकी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से क्या पता चलता है, इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है भाई कि अगरबत्ती मैटर है, मैटर को हमने जलाया तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करने लगे और फिर हमें उसकी स्मेल आ गई, खुशबू आ गई, फ्रेग्रेंस आ गई। पर जब उसको जलाया नहीं था तब भी उसके पार्टिकल मूव कर रहे थे, क्योंकि स्मेल तो हमें तब भी आ रही थी, पर तब थोड़ी धीरे मूव कर रहे थे, स्लो मूव कर रहे थे, इसलिए दूरी पर स्मेल नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स तो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, बस टेम्परेचर, हमने जब आग लगाई तो टेम्परेचर गया बढ़, क्योंकि हमें पता है ना गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मतलब अगरबत्ती को जब हमने आग लगाई वो गर्म हो गई, उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो पार्टिकल जो थे उनकी स्पीड, उनके मूव करने की स्पीड भी बढ़ गई। तो इससे हमें यह पता चला कि पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है मूव करने की। ये एक्टिविटी 1.3 से पता चला। अगली एक्टिविटी 1.4 देखते हैं। टेक 2 ग्लासेस और बीकर्स फिल्ड विद वाटर, 2 ग्लासेस या बीकर्स लेने हैं जो पानी से भरे हुए हो। मैं 2 बीकर ले लेता हूं, पहला बीकर, दूसरा बीकर। दोनों पानी से भरे हुए हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली, ठीक है, अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द फर्स्ट बीकर। तो जो पहला बीकर है इसको मान लो फर्स्ट बीकर, इसको मान लो सेकंड बीकर। जो फर्स्ट बीकर है इसमें हमें रेड या तो ब्लू, दोनों में से कोई भी एक इंक चलेगी। मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूं इस चीज़ के लिए, तुम्हें थोड़ा ज़्यादा अच्छे से इमेजिन कर पाओगे तुम इस चीज़ को। फिर तो मैंने क्या किया, एक ब्लू इंक ले ली, इस तरीके से इसके साइड्स से जा रही है, ठीक है। एक ब्लू इंक लेनी है जो इसके साइड्स से होकर जाएगी, धीरे धीरे डालनी है, केयरफुली, along the sides of the first beaker हो गया। एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, और इसी तरह से ही साइडों से थोड़ा थोड़ा करके स्लोली स्लोली केयरफुली, केयरफुली यानी आराम से हमें इसमें शहद डालना होगा। ऐसे ही साइडों से लगता हुआ ऐसे बूंद बूंद करके इसमें डालना होगा शहद, यानी कि हनी। इसमें डाली हमने इंक, रेड और ब्लू दोनों में से कोई भी डाल सकते थे, समझ लो मैंने डाली ब्लू, इसमें मैंने डाली हनी। हनी ब्लू नहीं होती है, पर तुम मान लो कि ये हनी जा रही है दूसरे में से। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। फिर ऐसा करने के बाद इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने दो। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब इसमें कुछ छेड़छाड़ मत करो, इसमें और ज़्यादा कुछ मत करो, इसे मिक्स मत करो, इसे हिलाओ मत, कुछ मत करो। इतना करने के बाद कुछ देर के लिए इसको अपने घर के कॉर्नर में या क्लास के कॉर्नर में अनडिस्टर्ब्ड यानी बिना कुछ करे वहीं पे छोड़ दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब बताओ, अब तुमने इससे क्या ऑब्जर्व किया। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन मतलब जो जो तुमने यहां से सीखा, ऑब्जर्व किया, वो लिखो, रिकॉर्ड करो। करते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर दे देते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। इसमें इंक ड्रॉप ऐड करने के एकदम बाद हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो इंक ड्रॉप है
वो साइडों से नीचे जा रही है और जाते जाते यहाँ पर आकर वाटर में मिक्स होनी स्टार्ट हो जा रही है ना। तुम एक बार करके देख लेना, तुम कांच के गिलास में पानी डालो और उसमें इंक डाल के देखो, तो देखना कि इंक जो है ना उसमें धीरे धीरे मिक्स होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। शहद की ड्रॉप डालने के बाद तुम क्या ऑब्जर्व करोगे इमीडिएटली। तो यार देखो, शहद की ड्रॉप डालने के बाद तो मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि शहद की ड्रॉप ना ऐसे नीचे जाके ना यहाँ पे कहीं तो इकट्ठी हो जाती है, ऐसे नीचे, वो मिक्स नहीं होने लग जाती है एकदम से, थोड़ी देर बाद मिक्स होना शुरू होती है। इंक तो शुरुआत से मिक्स होना शुरू हो जाती है, पर हनी जो है ना पहले स्टार्टिंग में यहाँ आके थोड़ी जमा हो जाती है, फिर धीरे धीरे बहुत देर बाद कहीं मिक्स होना शुरू होती है ये, अगर इसको हिलाया ना जाए तो, क्योंकि इन्होंने बोला है कि उसको हिलाना नहीं है, अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना है बिना कुछ करे। अनडिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब नहीं करना है। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। यानी कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे इस इंक को पूरे पानी में फैल जाने के लिए। अब देखो यार, ये कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे ना, ये बताना इसका मोटिव नहीं है। ये तुम्हें बुक में पूछा जरूर हुआ है, पर ये तुमसे कोई ना क्लास में पूछने वाला है ना तुम्हारे एग्जाम में पूछने वाला है। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि बताओ कि कितने दिनों में या कितने घंटे में ये हो रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी देर में शहद इसमें घुलता है उससे ज्यादा जल्दी इंक इसमें घुल जाती है। ये फास्ट घुलती है और ये स्लो घुलती है हनी, ठीक है। तो अब इस चीज से मुझे क्या सीखने को मिला, इस एक्टिविटी से क्या कहना चाहते हो तुम। देखो, अगरबत्ती वाली एक्टिविटी से पता चल गया था कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से तेज करते हैं, टेम्परेचर कम रहने से वो धीरे धीरे मूव करते हैं। यहां से हमें यह पता चला कि इंक जो है ये यहां जाके मिक्स हो जा रही है। मिक्स कैसे हो रही है, क्योंकि उसके पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मिक्स होने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। देखो, चम्मच से तो अगर हम हिलाएंगे तब तो वो जो भाग रहे होंगे उससे थोड़ी सी और ज्यादा स्पीड से भागेंगे, क्योंकि हम उन्हें और ज्यादा भगा रहे हैं मिक्स करके। पर यहां पर हमने उसे मिक्स नहीं किया, फिर भी वो मिक्स हो जाएंगे। हनी भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, बस ये थोड़ा जल्दी, ये थोड़ा लेट। तो यहां पे ये भी मिक्स हो जा रहा है, बहुत अच्छे से मिक्स हो जा रहा है बिना मिक्स किए। मतलब हम बिना चम्मच, बिना ग्लास रॉड के मिक्स किए भी अपने आप भी मिक्स हो जा रहे हैं ये, यानी खुद भी मूव कर रहे हैं। और इससे हमें यह पता चला कि कंटिन्यूसली मूव तो करते ही हैं और अलग अलग मैटर के पार्टिकल की मूव करने की अलग अलग स्पीड होती है। यह पता चला हमें इससे। यानी हमें एक्टिविटी 1.3 से यह पता चला, इससे अगरबत्ती वाली से, कि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे तेज करने लगते हैं। इससे हमें यह पता चला कि अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स की स्पीड अलग अलग होती है। यानी इंक वाले पार्टिकल्स की स्पीड ज्यादा है, हनी वाले पार्टिकल्स की स्पीड कम है। आई समझ में? इस एक्टिविटी से यह पता चला। अगली एक्टिविटी करते हैं। अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.5, तुम्हारे सामने आ रही है। मैं समझाता हूं उसको। ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कोल्ड वाटर, अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। यानी कि हमें क्रिस्टल लेना है या तो कॉपर सल्फेट का या तो पोटेशियम परमैंगनेट का। अब तुम कहोगे पोटेशियम परमैंगनेट तो आपने बता दिया था, हमें पता भी चल गया था। कॉपर सल्फेट किस भला का नाम है? कॉपर सल्फेट कुछ ऐसा कलर का सॉल्यूशन होता है और इसके क्रिस्टल कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट में से कोई भी एक क्रिस्टल ले लो। पहले हमने पोटेशियम परमैंगनेट पहले भी पढ़ा था तो हम वही ले लेते हैं। हमने उसके क्रिस्टल लिए, मैं बनाता हूँ साथ साथ में। किधर बनाएं इधर बना देते हैं। ये लिए पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, समझ लो 2। फिर उसको हमें गिराना है, ड्रॉप करना है इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग अ कोल्ड वाटर, ठीक है। सबसे पहले तो इन
इनमें से समझ लो ये जो एक क्रिस्टल है, ये मैंने किसी एक ग्लास में डाल दिया। ये समझ लो ग्लास है, ग्लास लेने हैं, मैंने बीकर बना दिए, ग्लास बना देते हैं। यार क्या हो गया, फिर क्या हो गया, हो जाती है भाई गलती, इंसान है अपन भी, ग्लास बना देते हैं भाई। तो ये हमने बना दिए सुंदर सुंदर ग्लास, ग्लास ले लिए मैंने। इसमें ये ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल, यहाँ भी ले लिया मैंने एक क्रिस्टल। इसमें से ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। सबसे पहले एक ग्लास है जिसमें गर्म पानी है, इसमें क्या है, हॉट वाटर। इसमें गर्म पानी है और ये मैंने डाल दिया इसमें। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। और ये जो दूसरा क्रिस्टल है इसको हमने डालना है ऐसे पानी के गिलास में जिसमें जो पानी है ये ठंडा है, ये कोल्ड है, कोल्ड ठंडा है। डू नॉट स्टर द सोल्यूशन, यानी स्टर का मतलब है उसको हिलाना, ग्लास रॉड से या चम्मच से, जैसे भी, इसको स्टर मत करो, हिलाओ मत, मतलब बस क्रिस्टल्स डाल दो और बस देखो। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। क्रिस्टल्स को इसमें डाल के इसके नीचे तक, क्रिस्टल्स के यहां तक आने का इंतजार करो। वट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। तो ये जो क्रिस्टल तुमने डाल दिए हैं और वो यहां पर आ गए हैं, तो इसके ऊपर तुम पानी में क्या ऑब्जर्व करोगे। तुम्हें पता ही है, ये हमने पहले भी किया है, कि अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को पानी में डालते हैं तो वो पानी को पर्पल कलर का बनाना शुरू कर देते हैं, पर्पल कलर का बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, यानी इस क्रिस्टल के जस्ट ऊपर इस ग्लास में तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या देख पाओगे। तो तुम यहां देख पाओगे कि जो पानी है वो कलर्ड होना स्टार्ट हो चुका है, पर्पल कलर का, मतलब स्टार्ट हो चुका है कलर होना। व्हाट हैपन्स एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, बताओ तुम क्या ऑब्जर्व करोगे इन दोनों में। हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब पानी गर्म है, जब पानी गर्म है तो ये जो क्रिस्टल है ये बहुत जल्दी, फास्टली पानी को कलर्ड या कलर कर पा रहा है, पर्पल कलर। और जब ये क्रिस्टल कोल्ड वाटर में है तब ये हॉट वाटर के कंपैरिजन में थोड़ा स्लो इसको कलर कर पा रहा है, पर कर ये भी देगा पर थोड़ा स्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्पीड पार्टिकल के मूव करने की ज़्यादा होती है। और अगर यहाँ पार्टिकल गर्म पानी होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा स्पीड से, तो ज़्यादा जल्दी घुल जाएंगे ना बीच में। तो इसमें फास्टली घुल जाएंगे और इसमें स्लो घुलेंगे। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ये ऑब्जर्व करेंगे आगे। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इससे हमें सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में क्या पता चलता है। सॉलिड इसमें क्या है, ये जो क्रिस्टल है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, ये सॉलिड है। हमें इससे यह पता चलता है कि सॉलिड के उस क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, हमारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस छोटे से सॉलिड में इतने सारे पार्टिकल तभी हो सकते हैं अगर पार्टिकल्स जो हैं इसमें बहुत एक दूसरे के साथ साथ में हो, एकदम ऐसे साथ साथ में, ऐसे एकदम साथ साथ में। यानी सभी पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस तो होगी ही। ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये नहीं बदलेगा, चाहे इतनी सी स्पेस हो, स्पेस जरूर होगी। पर सॉलिड के केस में वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और वहीं अगर मैं बात करूं लिक्विड में,
तो लिक्विड में क्योंकि ये सॉलिड आके घुल जा रहा है, इसका मतलब लिक्विड में स्पेस ज़्यादा है सॉलिड से अगर हम कंपेयर करें तो। क्योंकि इस लिक्विड के अंदर ये सॉलिड इस लिक्विड को कलर कर पा रहा है, इसमें घुल जा रहा है। इसका मतलब कि जो लिक्विड है, पानी है, उसके पार्टिकल्स के अंदर, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है सॉलिड के मुकाबले। ये हमें पता चलता है। तो हमें क्या पता चलता है सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में इस चीज़ से? सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, उनमें स्पेस बहुत कम होती है। लिक्विड के बारे में ये पता चलता है कि उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उसमें स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर? क्या ये पार्टिकल्स का इसमें मिक्स होने की जो स्पीड है या मिक्स होने का जो टाइम है, क्या टेम्परेचर के साथ में बदलता है? तो हाँ, बदलता है। कैसे? देखो, हॉट वाटर था, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा था। टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब इसमें वो ज़्यादा जल्दी मिक्स हो गया। कोल्ड वाटर था, टेम्परेचर कम था, तो मिक्स भी स्लो हुआ। तो टेम्परेचर के चेंज होने से उसके मिक्स होने का टाइम चेंज हुआ ना, तो हाँ। फिर उन्होंने बोला वाई, यानी क्यों। क्यों क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो टेम्परेचर के बढ़ने से ज़्यादा तेज़ मूव करने लगते हैं। देखो, तुम्हें एक और चीज़ बताऊं मैं, किसी भी चीज़ के मूव करने को हम बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम कहें कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ मूव कर रही है तो हम ये कह रहे हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वो जल्दी मिक्स हो जा रहा है। टेम्परेचर के बढ़ने से वो जल्दी मिक्स हो जा रहा है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स के मूव करने की स्पीड बढ़ जाती है, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि उसके मिक्स होने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। इसीलिए अब वो कह रहे हैं कैसे, क्यों, हमने जवाब दे दिया हाउ, कैसे। अरे उसका जवाब भी यही है, टेम्परेचर बढ़ेगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके मिक्स होने की स्पीड भी बढ़ेगी। आया समझ? तो हमने एक्टिविटी 1.3, 1.4, 1.5 तीनों एक्टिविटीज़ डिस्कस कर ली हैं। और तीनों एक्टिविटीज़ से हमें जो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चला है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब मैं इस सब को इरेज करके इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारे पास जो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 है वो निकल के आई है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मूव करने की स्पीड बढ़ती है, जिससे इनकी किसी भी चीज़ में मिक्स होने की जो रेट है, जो टाइम है, वो भी फास्ट हो जाता है। तो हमने पहले एक्टिविटी 1.1 और 1.2 से इसको समझ लिया। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि हमने कौन सी एक्टिविटी से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को समझा है। हमने एक्टिविटी 1.1 और 1.2 से इसे समझ लिया। उसके बाद 1.3, 1.4 और 1.5 के ज़रिए
हमने इस दूसरी करेक्टरिस्टिक को डिटेल में समझ लिया। अब हम जो तीसरी करेक्टरिस्टिक है उसको आगे 1.6, 7 और 8 एक्टिविटी है उससे समझेंगे। ओके, तो अब हम इसकी तीसरी करेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तीसरी करेक्टरिस्टिक को प्रूव करने के लिए हम 3 और एक्टिविटीज़ को अब पढ़ने वाले हैं। बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत जल्दी पढ़ी जाएंगी, टेंशन मत लो। और उन एक्टिविटीज़ को पढ़ने से पहले और उस तीसरी करेक्टरिस्टिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है जो शायद बतानी रह गई थी सेकंड वाले करेक्टरिस्टिक की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हुए। वो ये है कि जब भी हम किसी एक मैटर के पार्टिकल को किसी दूसरे मैटर के पार्टिकल में मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे समझ लो कि मैंने ये लिया पानी, ये मैंने ले लिया पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल, ये मैंने डाल दिया इसमें। अब पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के पार्टिकल्स का वाटर में मिक्स होकर वाटर का कलर बदल देना डिफ्यूजन है। वैसे ही सॉल्ट के पार्टिकल्स का पानी में मिक्स होकर डिसअपियर होना या गायब हो जाना क्या है? डिफ्यूजन है। यानी जब भी किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में इंटरमिक्स किया जाता है तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, DIFFUSION, डिफ्यूजन। जब भी किसी एक पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल में इंटरमिक्स किया जाता है, इंटरमिक्स यानी मिक्स ही किया जाता है एक दूसरे के अंदर, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन वन पार्टिकल इज मिक्स्ड with another particles or when a matter of one particle is mixed with the matter of other particles, then this process of intermixing is called diffusion। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। ये एक डेफिनेशन तुम्हारे एग्जाम में आ सकती है और वो इनकी एक्टिविटीज़ में थी तो मैंने सोचा बता दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की एक्टिविटीज़ में, जिससे हम इसकी तीसरी करेक्टरिस्टिक को समझेंगे। अब तीसरी जो इसकी करेक्टरिस्टिक है जिसको प्रूव करने के लिए हमें आगे की एक्टिविटीज़ पढ़नी है वो है कि जो पार्टिकल है ना मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ये प्रूव करेंगे। सबसे पहली एक्टिविटी है 1.6। इसको प्रूव करने के लिए प्ले दिस गेम इन द फील्ड। हमें एक गेम खेलनी है ग्राउंड में, फील्ड मतलब ग्राउंड। मेक 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स बनाने हैं हमें। एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। और हमें जितने भी प्लेयर्स उस गेम को खेल रहे हैं ना, उनका हमें 4 ग्रुप बनाने हैं अलग अलग, और 4 अलग अलग ग्रुप कुछ इस तरीके से बनने चाहिए जैसा अब ये बताएंगे। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इंदू मीशमी डांसर्स। ठीक है, तो मैं यहां पर एक फिगर दिख रही होगी, तो पहले ग्रुप को इस तरीके से एक जगह पर खड़े कर देना है। ठीक है, दूसरा है द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ह्यूमन चेन्स। और जो दूसरा ग्रुप है उसको अपने हाथ जोड़कर खड़े होना है एक दूसरे के साथ में। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ मेरा एक और साथी है, हम दोनों ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हैं एक दूसरे के साथ में। वो उधर खड़ा है, हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है इस तरीके से। पहले वाले ने इस तरीके से खड़ी हैं, एक दूसरे के बैक से बैक पे हाथ रखा हुआ है, एक दूसरे की पीठ पे हाथ रख के एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पहला ग्रुप। दूसरे ग्रुप ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, इस तरीके से पूरा साथ में नहीं जुड़ा हुआ, थोड़ी दूर दूर खड़ा है और हाथ पकड़ा हुआ है। द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स। तीसरा ग्रुप बनेगा जो एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे सिर्फ अपनी उंगलियां जोड़ के, ऐसे इधर से भी एक बंदा खड़ा, उधर से भी एक बंदा खड़ा, एक दूसरे के साथ उंगलियां जोड़ के खड़े हैं सिर्फ। Now the fourth group of students should run around and try to break the 3 human chains one by one
इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल। यानी अब एक चौथा ग्रुप बनेगा जो कि एकदम खुला हुआ होगा, कोई एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। वो चौथा ग्रुप इन तीनों ग्रुप्स को तोड़ने का काम करेगा, ऐसे इधर उधर भागेगा जोर जोर से, तेज 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 तेज, और फिर इन तीनों ग्रुप्स को अलग करने का काम करेगा। सॉरी, इन तीनों ग्रुप को अलग करने का काम करेगा, इनके बीच में से निकलेगा ताकि उनके हाथ छूट जाएं। ठीक है, तीनों में। कुल्फी वाला आया है। ठीक है, और वो कोशिश करेगा कि वो हर एक ग्रुप को, अरे बस भी कर दो, पढ़ाने दो। तो वो कोशिश करेगा कि वो हर एक ग्रुप को छोटे से छोटे में तोड़ दे, यानी कि एक एक बंदा अलग अलग हो जाए। विच ग्रुप वॉज द इजिएस्ट टू ब्रेक? कौन सा ग्रुप तोड़ना सबसे आसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ना, ए ढिंक चिका मारकर खोल रहा था। तो जो पहला ग्रुप था, थोड़ा सा मैंने गंदा सा लिख दिया, थोड़ा अच्छा बना के लिखो अंकुर। हाँ, मेरा नाम अंकुर है, वैसे मैंने शायद तुम्हें आज स्टार्टिंग से अपना नाम ही नहीं बताया। अंकुर है मेरा नाम। फर्स्ट ग्रुप वो कैसे खड़ा था? वो एक दूसरे की बैक पे हाथ रख के खड़ा था, कुछ इस तरीके से। यार मैं इसको सिर्फ बैक रख देता हूं, तुम्हें पता तो है ही, तुम्हारे सामने फोटो आ ही रही है, कुछ इस तरीके से। जो सेकंड ग्रुप था वो खड़ा था एक दूसरे के हाथ को पकड़ के थोड़ी सी दूरी पर। और जो थर्ड ग्रुप था वो एक दूसरे की फिंगर्स को जोड़ के खड़ा था। मैं फिग क्यों लिख रहा हूं यार, फिंगर्स जोड़ के खड़ा था एक दूसरे के साथ में। ठीक है, छी गंदा, काला काला, छी गंदा, डस्टर बाबू भैया, डस्टर। ठीक है, फिंगर्स जोड़ के खड़ा था। और जो चौथा ग्रुप था ट्राई टू ब्रेक, वो इनको तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब बताओ इन तीनों ग्रुप्स में से किस ग्रुप को तोड़ना सबसे ज्यादा आसान होगा? जो फिंगर से फिंगर जोड़ के खड़ा था, जो हाथ से हाथ जोड़ के खड़ा था, या जो कुछ इस तरीके से खड़ा था, जो एक दूसरे की बैक को पकड़ के खड़ा था? सीधी सी बात है यार, जो एक दूसरे की उंगली से उंगली जोड़ के खड़ा था, ऐसे ऐसे उंगली से उंगली जोड़ के खड़ा, वहां से कोई भी निकल जाएगा, फटाफट टूट जाएगा। तो यह तोड़ना सबसे आसान था। अगला क्वेश्चन है क्यों? क्योंकि यार वो दोनों, मतलब उसमें जो है अट्रैक्शन सबसे कम थी, एक दूसरे से बहुत दूर दूर खड़े थे और उनमें जो अट्रैक्शन के लिए सोर्स था, जो मीडियम था, वो सिर्फ ये उंगलियां जोड़ना था। तो ये तो बहुत आसान है ना ब्रेक करना, ऑब्वियसली। उसके बाद इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स? अगर हम हर एक स्टूडेंट को ऐसा माने कि वो मैटर के पार्टिकल हैं, तो कौन सा पार्टिकल ऐसा होगा जिसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? ऑब्वियसली बात है, जो एक दूसरे से अपनी बैक से बैक जोड़ के खड़े हैं कुछ इस तरीके से, इनको तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। अब इस एक्टिविटी से क्या पता चला? ये एक्टिविटी करवाई क्यों? यार देखो, इससे हमें यह पता चला कि जो पार्टिकल सबसे ज्यादा पास पास में होते हैं ना, उनमें अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है और उन्हें तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे जो बैक से बैक जोड़ के खड़े थे ना, उनके पार्टिकल्स को समझ लो वो कुछ इस तरीके से थे, बिल्कुल पास पास में। और जो सेकंड ग्रुप था, जो हाथ से हाथ जोड़ के खड़ा था, वो समझ लो कुछ इस तरीके से था कि उनके पार्टिकल्स थोड़ी दूर दूर थे, थोड़ी दूर दूर थे। और जो फिंगर से फिंगर जोड़ के खड़ा था, वो तो बहुत ही दूर दूर थे, कुछ इस तरीके से समझ लो। तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स पास होंगे, उतनी ज्यादा उनके अट्रैक्शन, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करना ज्यादा होगा। और जितनी उसमें स्पेस कम होगी, उतना उसमें जो अट्रैक्शन है वो कम होगा।
इसका ज़्यादा कम है तो इसमें 2 एरो लगा दो, इसका थोड़ा कम है तो 1 एरो। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुश्किल तोड़ना है इसको, उससे थोड़ा आसान इसको तोड़ना है, और उससे भी ज़्यादा आसान इसको तोड़ना है। यानी ये सबसे ज़्यादा, ये थोड़ा कम, और ये सबसे कम। ठीक है, इससे ये पता चला, फिर से कंक्लूड कर रहा हूँ, इस एक्टिविटी से ये पता चला कि जो पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं उसमें अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और उन्हें तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। अगली एक्टिविटी पढ़ते हैं, साथ में पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 1.7 है। चलो इस एक्टिविटी के लिए ना मुझे पहले थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, रुको ज़रा। तो अगली एक्टिविटी है टेक एन आयरन नेल। पहले हमें लेना है एक आयरन का नेल। आयरन नेल का मतलब है एक लोहे का टुकड़ा, लोहे का छोटा सा टुकड़ा। आयरन नेल तुम और कैसे समझ सकते हो यार, मैं तुम्हें फोटो दिखा देता हूं, ऐसा होता है आयरन नेल, लोहे का छोटा सा टुकड़ा यार। अ पीस ऑफ चॉक, हमें एक पीस ऑफ चॉक लेना है। चॉक कैसा होता है तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। बचपन में तो बहुत खाते होंगे हैं, ज़्यादातर बच्चे खाते हैं, वैसे सब नहीं खाते, मैंने भी नहीं खाया था कभी अपने बचपन में। फिर हमें लेना है एक रबर बैंड। रबर बैंड, ठीक है, ये 3 चीज़ें हमने ली हैं। सबसे पहले हमने लिया आयरन नेल, फिर हमने लिया चॉक, फिर हमने लिया रबर बैंड। उसके बाद ट्राई ब्रेकिंग देम विद हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रैचिंग। फिर हमें इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो हथौड़ा मारकर, हैमरिंग, हैमरिंग मतलब हथौड़ा मारना, या फिर कटिंग, कटिंग यानी कि काटना, और फिर स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग यानी कि खींच के तोड़ने की कोशिश करनी है जोर से। स्ट्रेचिंग के स्पेलिंग सही लिख रहा हूं ना, इसके बाद भी टी आता है, स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों से हमें इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, सबसे पहले लोहे का टुकड़ा, अगर उस पर मैं हैमर मारता हूं तो क्या वो टूटेगा? हथौड़ा मारता हूं टूटेगा? नहीं टूटेगा। उसको कट करता हूं, क्या वो कटेगा? बोलो ना, आयरन नेल कटता है क्या? बोलो बोलो, नहीं कटता। उसको अगर मैं खींचूंगा तो क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। चौक की बात करूं तो चौक पे अगर मैं हथौड़ा मारूं वो टूट जाएगा? टूट जाएगा भाई। अगर मैं उसको काटूंगा वो कट जाएगा? कट जाएगा। अगर मैं उसको खींचता हूं क्या वो टूटेगा? टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा, खींचोगे टूट जाएगा। रबर बैंड, हथौड़ा मारूंगा टूटेगा? नहीं। कट कर दूंगा कट जाएगा? कट जाएगा। स्ट्रेच करूंगा टूट जाएगा? नहीं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो टूटेगा, वरना वैसे नहीं टूटेगा। तो आगे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? इन तीनों में से तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा पार्टिकल ऐसा है, कौन सा पार्टिकल ऐसा है जो सबसे ज्यादा फोर्स के साथ में एक दूसरे के साथ जुड़ा है? किस तरीके की फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की फोर्स। इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा है? ये उसके पास सबसे ज्यादा होगी जिसको तोड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा उसकी होती है जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा पास में होते हैं, और जिसके पार्टिकल सबसे ज्यादा पास में होते हैं उनको अलग करना मुश्किल होता है। ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो इसीलिए आयरन नेल तीनों केसेस में किसी चीज से नहीं टूट रहा, मतलब इसमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स आयरन नेल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये किसी चीज से नहीं टूट रहा। आई समझ? तो इस एक्टिविटी में क्वेश्चन यही है, और यही हमें इससे सीखने को मिला है कि हर एक पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब हर एक मैटर के हर एक पार्टिकल की एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की फोर्स
अलग अलग होती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा होती है उसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा पास में होते हैं, और उन्हें तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, ये भी पता चल गया। अगली एक्टिविटी करते हैं। अगली एक्टिविटी है 1.8। ये क्या कह रही है? टेक सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में कुछ पानी ले लो थोड़ा सा। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। तो अब पानी को अपनी उंगली से काटने की कोशिश करो। ये तुमने बहुत बार किया होगा। नहाते हुए अपने टब में पानी भर रहा है और तुम पानी में ऐसे उंगलियां मार रहे हो, उसको कोशिश कर रहे हो कि पानी को बीच में से काट दो। वर यू एबल टू कट द सर्फेस ऑफ वाटर? क्या तुम सर्फेस ऑफ वाटर को कट कर पाते हो? नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा लगता है कट हुआ, पर फिर वैसा का वैसा ही हो जाता है। वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सर्फेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? अब क्या कारण है कि वो दोबारा से वैसा का वैसा ही हो जाता है तुम्हारी उंगली फेरने के बाद? क्या रीजन है, क्या कारण है? अब तुम्हें तो वो कारण बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा भाई, कि वो कारण है एक दूसरे के पार्टिकल को अट्रैक्ट करना। वाटर के पार्टिकल्स में से एक दूसरे के पार्टिकल्स को, यानी कि वाटर के एक दूसरे के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना ही ये प्रॉपर्टी है, ये कारण है कि वो दोबारा वैसा ही हो जाता है। ये पानी है, ये इसके पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये थोड़ी दूरी पर होते हैं, पर इतने भी दूर नहीं होते। इनमें स्पेसेस जरूर होती हैं कि कोई भी आके इसमें घुल जाता है, पर इतनी भी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है भाई। मतलब तुम पानी को एक बार इसमें से उंगली फेर के इसमें से थोड़ा सा इसको अलग अलग ज़रूर कर सकते हो, पर इसके पार्टिकल्स जो है ना वो फिर से एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। इसकी भी अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे और फिर वैसा का वैसा हो जाएगा पानी। तो तुम्हें आज साइंस के उन सवालों के जवाब मिले हैं डेली लाइफ में, जो तुम बचपन से बहुत सारी चीज़ें करते आ रहे हो और तुम्हें आज तक नहीं पता था वो कैसे हो रही हैं, पर आज तो पता चल गया ना। तो हमारी तीसरी कैरेक्टर की स्टिक नंबर 3 है। सॉरी, मैं तीसरी कैरेक्टर की स्टिक नंबर 3, ये क्या होता है? छी गंदा। तो हमारी जो मैटर की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक या तीसरी प्रॉपर्टी है वो है, अबे क्या हो रहा है? पार्टिकल्स ऑफ, ये क्या हो रहा है? फीका फीका आ रहा है। डस्टर किधर है रे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अब ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर। अरे यार ये क्या हो रहा है? फीका फीका क्यों आ रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। चलो समझ आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये रही तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, और ये हमें कहाँ से पता चली? ये हमें पता चली एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 से, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आज के इस लेक्चर के सारे टॉपिक्स को तो डिस्कस कर लिया है, पर अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ। मैं तुम लोगों को आज जो भी हमने कर लिया है उसकी एक बार रिकैप देने वाला हूं कि आखिर हमने आज क्या क्या कर लिया है, ठीक है। सारा कुछ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या आज हमने कर लिया। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा मैटर क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, और पुराने ज़माने में या बहुत टाइम पहले मैटर के लिए क्या क्या किया गया, क्या क्या ढूंढा गया, इंडियन फिलोसफर का क्या कहना था, ग्रीक फिलोसफर्स का क्या कहना था, दो जो स्कूल थे उन्होंने इसके बारे में क्या बोला था, वो सब हमने इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर
क्या होता है, कैसा होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें हमने पढ़ा कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है और पार्टिकल बहुत छोटे हैं और किसी एक पर्टिकुलर मैटर में बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जितना हम इमेजिन कर सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। और फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पढ़ी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए। एक्टिविटी 1.1 और 1.2 के ज़रिए हमने पढ़ा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनमें स्पेसेस होती हैं, जगहें होती हैं, खाली जगह होती है। दूसरे में फिर हमने एक्टिविटी 1.3, 1.4, 1.5 के ज़रिए पढ़ा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। उनकी टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और मिक्स होने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल में मिक्स होना डिफ्यूजन कहलाता है। उसके बाद 1.6, 7 और 8 की एक्टिविटी के ज़रिए हमने समझा कि जो पार्टिकल ऑफ मैटर है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसको भी हमने काफ़ी एग्जांपल्स के ज़रिए समझा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को टोटल 4 लेक्चर्स में हम ख़त्म करने वाले हैं। आज था इसका लेक्चर नंबर 1। आगे के 3 लेक्चर भी इसके ज़रूर देखना ताकि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से ख़त्म कर पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचा देना। मैं तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहूँगा। वो तुम्हारा मन हो तो कर देना, नहीं मन हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं अच्छी लगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कमेंट करके बता देना, फीडबैक दे देना अपना कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, क्या मेरे बोलने में तुम्हें अच्छा नहीं लगा। और जहाँ तक बात रही वीडियो क्वालिटी की, तो वो तो यार जैसे जैसे मेरा चैनल आगे बढ़ेगा, ग्रो होगा, थोड़ी अर्निंग स्टार्ट होगी, तभी क्वालिटी इंप्रूव हो पाएगी, वरना क्वालिटी में मैं ज़्यादा इंप्रूवमेंट अभी नहीं कर पाऊँगा। बाकी अपने बोलने के तरीके में या समझाने के तरीके में कोई भी कमी रह गई हो तो उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। तुम कमेंट्स में बता सकते हो क्या कमी रह गई। और बस यार शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय 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 बाय।